नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता था। भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यही शब्द भी फारसी शब्द एक फिर हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के आधार पर हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटे ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वे हैं धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है: भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसे संकलनकर्ता महर्षि ऋषि द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुत्तम कुटुम्बकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इन 4 वेदों को संहिता कहा गया है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तक एवं 10,462 ऋचा यानी कि मंत्र हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्तक, पुरुष सूक्तक, नासदीय सूक्तक, सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित हैं। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। यह पुरुष सूक्तक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करते हैं।
ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त ऐधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा गया है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती है, जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा और पूर्व में मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। ईसा मसीह की जन्म तिथि आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडेव डेमिनो से लिया गया, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनैतिक एकता का अनुभव नहीं था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार से है जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म हुए थे। भगवान भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य है भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन अवतार प्रभु श्री कृष्ण का था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। ससुर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पग दोनों में है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठनकर्ता को उद्गात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पग हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रहों, निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज,
रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा पारणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, माहात्म्य आदि का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा तथा समिति को वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन तथा व्याख्यान से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कौन सी शाखा? शाकल शाखा। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्याह्न और काणव शुक्ल यजुर्वेद तथा वार्ष्णेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेय, तैत्तिरीय हैं। कौथुम, अराण्यनीय व जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। कौथुम, अराण्यनीय व जैमिनीय व तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पपलाद है। क्या है? शौनक और पपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज व संस्कृति के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्यान करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में ऐतरेय व कौशितकी है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद में पंचविंश है। अथर्ववेद में गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक व प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है, जिसमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा व ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ में। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगला है हमारा वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्तक, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है।
स्रोत ग्रह धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञान कराते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब आगे करते हैं पुराण। पुराण क्या है? पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं और सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष, इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18 हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण है किससे संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतर एवं प्रमाणिक माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। अधिकतर पुराण ये ठीक कर लिया ये। अब आगे हम करते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अनुवाद कौन है? श्याम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हण ने किया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? कल्हण ने किया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है। राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक की सभी कश्मीरी शासकों का वर्णन किया गया राजतरंगिणी में। ठीक है। अरबों की सिंध विजय के वृत्तांत चचनामा, इसके लेखक कौन है? अली अहमद है। इसमें सुरक्षित है, चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके थे? पुरोहित शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों का वर्णन। यूनानी रोमन लेखक कौन कौन है? टेशियस। कौन है? टेशियस।
यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस कौन है? इसे इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों व अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस का विवरण भी किया गया है। इनका विवरण कैसा है? विश्वसनीय एवं प्रामाणिक है। अगला है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के विषयों में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका था? अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य युगीन से संबंधित है डाइमेकस का भी। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। इसे अशोक के राज दरबार में आया था। यह किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। अगला है टोलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टोलमी ने लिखी है भारत का भूगोल नामक पुस्तक। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी हिंदू महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। आगे हम पढ़ेंगे अरबी लेखक अल-बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म खिव का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब करेंगे इब्न बतूता का। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 में दिल्ली तक पहुँचने पर इसकी विद्वता प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजिया न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अगला है अन्य लेखकों के बारे में जानकारी। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के बारे में उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी शख्स से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा गया है?
फादर ऑफ आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। अलेक्जेंडर री लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। अब करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह फादर ऑफ किसको कहा जाता है? ठीक है, अलेक्जेंडर को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख बोगाज़कोई एशियन माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत ओलियोडोरस के बेसन नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया? हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? साहगोरा है। क्या है? सोगोरा है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी किसमें मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल भुजहोंग से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यह मनुष्य के साथ पालतू पशु को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांस्यार्पण कहा गया है। अब करेंगे सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का श्रेय किसको जाता है? यवन शासकों ने दिया है। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश बोध से। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से है। देवपाड़ा अभिलेख किससे है? बंगाल शासक विजयसेन से। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुए थे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? नागर शैली कहलाती है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर तथा द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव मिलता है। यह एक वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव का मंदिर है खजुराहो में,
ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.